तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शगुन शर्मा। बात करेंगे नुपुर शर्मा के समर्थन पर हुए उमेश हत्याकांड की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की भी। क्या महाराष्ट्र में 6 महीने ही चल पाएगी शिंदे सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आगे बात करेंगे मूसेवाला मर्डर केस की। मूसेवाला पर करीब से फायरिंग करने वाला अंकित अब गिरफ्तार हो गया है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और चलिए पंचनामा की शुरुआत हम करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। नुपुर शर्मा के समर्थन को लेकर अमरावती में हुई हत्या के मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। आरोपियों को अमरावती कोर्ट में पेश किया गया है। अमरावती में उमेश कोल्हे के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उमेश का परिवार भी शामिल हुआ। नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर 21 जून को ही दवा कारोबारी उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। एनआईए कोल्हे हत्याकांड के सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक भी पुलिस ने लाल खाड़ी इलाके से बरामद कर लिया है। सभी आरोपियों के फोन को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में शामिल डॉक्टर यूसुफ मृतक उमेश का दोस्त ही था। आरोप है कि यूसुफ ने ही उमेश के सोशल मीडिया पोस्ट की जानकारी दी थी। किसी को शक न हो, इसके लिए यूसुफ अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अमरावती में सिर्फ उमेश कोल्हे को धमकी मिली है, उनके अलावा कई ऐसे और लोग हैं जिनको धमकी दी गई है। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे। तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या? हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उमेश कोल्हे की हत्या से पहले अमरावती में ऐसे कई लोगों को नुपुर शर्मा के समर्थन के लिए धमकी भरे फोन किए जा रहे थे। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने वालों को धमकी देकर माफी मांगने वाला वीडियो बनाने और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने के लिए कहा जा रहा था। माफी मांगता हूँ, पर आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी गवाही देता हूँ। उमेश कोल्हे की हत्या के बाद पुलिस धमकी के इन मामलों में भी केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने उमेश हत्याकांड को दबाने का आरोप लगाया था, जिसे पुलिस नकार रही है। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते। उमेश कोल्हे हत्याकांड का मामला गर्म होने के बाद इसमें तेजी आई है। तो देखिए, नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद नागपुर के एक परिवार को शहर छोड़ना पड़ा। नागपुर के पीड़ित परिवार के युवक ने 14 जून को बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। युवक के पोस्ट के बाद उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस में भी शिकायत दी गई, लेकिन धमकियां मिलनी बंद नहीं हुई। रातों रात पूरे परिवार को जान बचाने के लिए शहर से भागना पड़ा। 15 दिन 16 दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा देखी लोगों का एक स्टोरी पोस्ट कर दी, जिसमें हम लोगों ने कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किए कि हम लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद में हमको मैसेज आने लग गए। हमारे घर पे 100-200 लोग लेके आए, तो उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल गए। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली कायदेशीर कार्रवाई की गई थी। दोनों पार्टीज को बुलाया गया था और काउंसलिंग करके और लीगल कार्रवाई करने के बाद उनको जाने दिया गया था। उस एरिया में बंदोबस्त भी लगा के रखा गया था। पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई की वजह से कोई किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की इंसिडेंट शहर में या उस जगह पे नहीं हुई थी। दरअसल कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा है। ये राजस्थान के बूंदी की तस्वीरें हैं, जहां कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। जुलूस में कन्हैया लाल के हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग उठी। बूंदी में नारेबाजी हुई तो सीकर में हिंदूवादी संगठनों ने मौन जुलूस निकाला। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिलने पहुंचे।
गजेंद्र सिंह ने जल्द इंसाफ का भरोसा दिया। बता दें कि 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल की नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर हत्या कर दी गई थी। मर्डर केस के सभी 4 आरोपी 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं। और देखिए, इन मामलों पर सियासत भी जोरों पर है। उदयपुर और अमरावती की घटना को लेकर हैदराबाद में बीजेपी नेता ने दे दिया है एक विवादित बयान। सावधान रह जाए, सावधान हो जाए, नहीं तो आप मारे जाओगे। ये तेलंगाना की घोषा महल सीट से बीजेपी के विधायक राजा सिंह है। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी विधायक राजा सिंह ने हिंदुओं से अपील करते हुए भड़काऊ बयान दे दिया। कोई भी आतंकवादी अगर हमें खत्म करने के लिए आए तो वो हमारे हाथ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग आत्मरक्षा का कार्यक्रम करें और शस्त्र विद्या सीखें। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजा सिंह ने गहलोत सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताया है। तो उदयपुर और अमरावती कांड को लेकर मचे कोहराम के बीच महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को जान से मारने की धमकी मिली है। मथुरा के महेश्वर धाम के आचार्य महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को उदयपुर कांड की तरह ही जान से मारने की धमकी फोन पर आ रही है। मैंने अनजान बनकर उससे बात करना शुरू किया, तब उसमें बोला गया कि वो योगी जी को भी बम से उड़ा देगा और अमित शाह को और असम के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ा देगा। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को अलकायदा का आतंकी बताया और फोन कॉल पर 21 लोगों को जान से मारने की धमकी दी। कुछ दिनों पहले ही धर्मेंद्र गिरी ने अपने खून से चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की थी। धर्मेंद्र गिरी मथुरा के दशरम गोस्वामी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी ने धमकी की जानकारी पुलिस को दी है। पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक विवाद की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली अपने पोस्टर को लेकर विवादों में फंस गई है। प्रोड्यूसर लीना मेहता की अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर देश में बवाल मचा है। आरोप है कि फिल्म के पोस्टर से हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गौ महासभा के अध्यक्ष अजय गौतम ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से शिकायत की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की प्रोड्यूसर लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। गौ महासभा के इस बयान का समर्थन विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी और कनाडा की सरकार को, भारत सरकार को भी इस बारे में अविलंब कठोरतम कदम उठाने चाहिए। लीना मणिमेकलाई फिल्म मेकर, कवियत्री और एक्ट्रेस हैं। पहले भी इनकी फिल्मों पर विवाद हो चुका है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पंचनामा। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। सदस्यांची संख्या 164 म्हणजे जास्त असल्यामुळे सदरूढ प्रस्ताव संमत झाला असे मी घोषित करतो। इस ऐलान के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने सदन में भी बहुमत की बाजी मार ली। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान शिंदे के समर्थन में 164 वोट पड़े, वहीं महाविकास अघाड़ी को 99 वोट मिले। नर्वस 90s का शिकार हुए उद्धव ठाकरे सेना नंबर गेम में काफी पीछे रह गई। तो कल से एक वोट हमारा बड़ा है और ये धीरे धीरे आपको ये आंकड़ा 170 तक पहुंचता हुआ दिखेगा। वोटिंग के दौरान एनसीपी के 7 और कांग्रेस के 1 विधायक गैर हाजिर रहे। समाजवादी पार्टी के 2 और ओवैसी के 1 विधायक ने वोट ही नहीं डाला। समाजवादी पार्टी ने तो उद्धव ठाकरे के आखिरी दिन औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के फैसले का विरोध किया था। और फ्लोर टेस्ट में विजयी होने के बाद सीएम शिंदे अपने परिवार को याद करते हुए भावुक हो गए। माझ्या जेव्हा आयुष्यामध्ये जो दुःखद प्रसंग आला, माझी 2 मुलं माझ्या डोळ्यासमोरून गेली, त्यावेळेस मला आधार दिला आनंद दिघे साहेबांनी मला आधार दिला।
मी ठरवलं आता फक्त माझा श्रीकांत आणि माझी पत्नी आणि आई वडील यांच्यासाठीच मी जगतो आता, बस. माझं आता काही राहिलं नाही. मी साहेब माझ्याकडे एकदा, दोनदा, तीनदा, 5 वेळा आले डीके साहेब घरी. तो शिंदे गुट ने बहुमत साबित किया, लेकिन शिंदे सरकार को लेकर के शरद पवार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सरकार 5 से 6 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं। महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार बढ़ रहा है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आज शिंदे सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। पवार ने अपने विधायकों को मध्यावधि चुनाव की तैयारी करने का निर्देश दिया है। उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत भी पवार की भविष्यवाणी का समर्थन और दलील दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना विश्वास होता कि ये सरकार चलेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाता, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हो जाते, जिनके पास 126 का आंकड़ा है, वो 50 या 40 वालों को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। दूसरी तरफ बीजेपी और राणा इन दावों को खारिज कर रही है। 6 महीने नहीं, 25 साल तक ये सरकार रहेंगी और महाराष्ट्र की उन्नति होगी। उन्होंने जब उनकी सरकार आई तो पहले दिन कहा था कि सरकार 25 वर्ष चलेगी, कहाँ चली? 2.5 साल में खत्म होगी। तो उनकी भविष्यवाणी पे कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र के बाद अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां रैली में पीएम मोदी के साथ तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी की मौजूदगी से नई अटकलें लगने लगी हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया और इसी के साथ अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का भी शुभारंभ हो गया। ये समारोह 1 साल तक चलेगा। मन्यम बिरुडू अल्लूरी सीताराम राजू के चरणों में नमन करते हुए पूरे देश की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम को स्मृति चिन्ह और धनुष बाण गिफ्ट किया। तो वहीं इस रैली में तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी भी पीएम मोदी के साथ मंच पर नजर आए। चर्चा है कि चिरंजीवी साउथ में बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं। अभिनेत्री रेजा ने पीएम के साथ सेल्फी ली। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली का कार्ड चला है। गुजरात में भी बिजली सस्ती हो सकती है, गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। अहमदाबाद के टाउन हॉल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली के बदले सरकार बदलने की शर्त रखी। मैं इतवार को आऊंगा दोबारा, मैं संडे को आऊंगा और गुजरात की बिजली की समस्या का समाधान लेके आऊंगा। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि अगर बीजेपी से नाराज लोगों के वोट आपको मिल जाएं और कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले तो गुजरात में आपकी सरकार बन सकती है। बता दें कि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो देखिए, अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। रंगारंग कार्यक्रम की ये तस्वीरें लखनऊ लोक भवन के बाहर की हैं, जहां योगी 2.0 के 100 दिन पूरे होने का जश्न मनाया गया। मैं आदित्यनाथ योगी 25 मार्च को दूसरी बार योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने और कल उनके दूसरे कार्यकाल को 100 दिन हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड वीडियो और बुकलेट से पेश किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों के बाद ये अवसर आया था जब कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे और 5 वर्ष के अपने कार्यकाल के उपरांत फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाए। सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का फायदा निवेश और रोजगार के अवसर खोल रहा है। अखिलेश ने ट्विटर पर बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो जनता के बीच में जाएं तो सरकार की उपलब्धियां दिखाई देंगी। वो अगर कमरे में बैठ करके ट्विटर से ट्वीट करके अगर यह उपलब्धियों और अनुपलब्धियों का व्याख्यान करेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है।
और बात लालू यादव की। सीढ़ी से गिरने के बाद आरजेडी के नेता लालू यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लालू यादव को आज सुबह 3:30 बजे पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया। लालू यादव को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की खबर के बाद समर्थकों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दरअसल रविवार शाम राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव सीढ़ियों पर फिसल गए, जिसकी वजह से उनका दाहिना कंधा टूट गया। अभी स्टेबल है। हाँ। तो आपको अचानक से तबीयत बिगड़ गई? रात में 3:30 बजे लाना पड़ा। सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद लालू को खुद तेजस्वी यादव अस्पताल लेकर पहुंचे। लालू यादव आईसीयू में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सबसे ज्यादा गोलियां चलाने वाला शूटर गिरफ्तार किया गया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया है। अंकित सिरसा वही शूटर है जो पहले गिरफ्तार प्रियव्रत और फौजी के साथ बोलेरो कार में सवार था, जिसने सिद्धू मूसेवाला को सबसे करीब से गोली मारी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अंकित और प्रियव्रत फौजी हरियाणा के फतेहाबाद में पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी में भी दिखे थे। अंकित के साथ ही दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भांजे कहे जाने वाले सचिन बिश्नोई को भी पकड़ा है। सचिन ने ही शूटर का इंतजाम किया था। पुलिस ने हथियारों के अलावा दोनों के पास से पंजाब पुलिस की 3 वर्दी भी बरामद की है। बिहार की राजधानी पटना में अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को लेकर बवाल लगातार हो रहा है। नौबत आज पुलिस के लाठीचार्ज तक पहुंच गई। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध अतिक्रमण पर आज फिर बुलडोजर चला। बुलडोजर की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। नेपाली नगर इलाके में धारा 144 लगी हुई थी। प्रदर्शन की मंजूरी नहीं थी। पुलिस के मना करने के बाद भी जब पप्पू यादव और समर्थक नहीं हटे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन वो गाड़ी में बैठकर भाग गए। पुलिस ने पप्पू यादव के एक समर्थक को पकड़ा है। कल भी पुलिस ने हंगामा करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि नेपाली नगर में अब तक 70 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर का एक्शन हो चुका है। दरअसल ये आवास बोर्ड की जमीन थी, जिस पर गलत तरीके से लोगों ने अपने घर बना लिए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।